साथियों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैविक विधि से तैयार कपास एवं अन्य फसलों का अलग ही महत्व होता है। आज हम आए हैं कसरावद में, जहां पर कि जैविक विधि द्वारा कपास और अन्य फसलें तैयार की जा रही हैं। दोस्तों, आज हमारे बीच में मौजूद हैं विवेक रावल जी, जो भी कि जैविक विधि से कपास और अन्य फसलों का उत्पादन करते हैं और साथ ही साथ रिसर्च कार्य से भी जुड़े हुए हैं। विवेक जी, आपका हम कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं आपको। तो अब विवेक जी, जैसा कि हम यहाँ पे आए हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पर जैविक तरीके से जो खेती की जा रही है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे और विशेष तौर से हम कपास के बारे में जानना चाहेंगे कि किस प्रकार जैविक तरीकों से आप कपास उत्पादन कर रहे हैं। हम लोग निमाड़ में लगभग 30 वर्षों से जैविक कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम लोग किसानों को जैविक खेती की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकल्पों पर काम करते हैं जी। इसमें मूलतः किसानों को जैविक खेती के लिए जागृत करना, करीबन 2000 किसान आज प्रमाणित जैविक कपास के उत्पादन कार्यक्रम में रेमाई बायोरे संगठन के साथ में काम कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले किसानों को जैविक खेती के लाभ बताना कि जैविक खेती से किस प्रकार ज़मीन को, उसकी मृदा की उर्वरता को, सॉइल हेल्थ को फ़ायदा है, किस तरीके से हम जैव विविधता का खेतों के अंदर पोषण कर सकते हैं और किस तरीके से जैविक खेती के माध्यम से भी कपास या अन्य फसलों की उत्पादकता को एक शाश्वत उत्पादकता के रूप में बनाए रखा जा सकता है जी। तो इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम करना, किसानों को जोड़ना और किसानों को उसके लिए आवश्यक इनपुट उपलब्ध करवाना और हमारे अपने तंत्र में उनको मार्केटिंग के लिए जोड़ना, ताकि किसान को बीज से लेकर के खरीदने, डोर स्टेप से डिलीवरी तक की सुविधाएं उपलब्ध हो, उसको उसकी उपज का सही बाज़ार मूल्य मिले, उसको जैविक कपास के ऊपर 15% का प्रीमियम मिले और ख़रीदने की गारंटी के साथ किसानों को एक सम्मानपूर्वक व्यापार का भागीदार बनने का अवसर मिले। इस तरीके से हम प्रयास करते हैं ताकि जैविक किसान इस प्रक्रिया का निरंतर हिस्सा बना रहे जी। विवेक जी, जैसा कि हमने यहाँ पे आकर जाना कि यहाँ पे रिसर्च कार्य भी चल रहा है, रिसर्च कार्य के बारे में भी हम जानना चाहेंगे और साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो रिसर्च कार्य आपने जो किया है, जो चला रहे हैं, जो कार्यक्रम चला रहे हैं, तो इसके परिणाम आपको क्या देखने को मिले हैं? हमारी सामाजिक संस्था बायोरे एसोसिएशन विभिन्न अनुसंधान कार्यों में संलग्न है। इसमें एक महत्वपूर्ण और एक दीर्घकालिक अनुसंधान कार्यक्रम जो हमारे द्वारा चलाया जा रहा है वो है विभिन्न कृषि पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन, जिसके तहत हम रासायनिक, जैविक, बायोडायनामिक और बीटी आधारित रासायनिक कपास तंत्र में लगाई जाने वाली समस्त फसलों का दीर्घकालिक कंपैरिजन कर रहे हैं और इसके तहत लगभग 2007 से ये अनुसंधान कार्यक्रम जारी है। इसका मूल उद्देश्य ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि कपास के तंत्र में हम यदि विभिन्न कृषि पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो कौन सी पद्धति, कौन सी मेथड जो है वो किसानों के दीर्घकालिक हितों को बना कर रख सकती है, कौन सी सस्टेनेबल है। बहुत अच्छी बात बताई विवेक जी आपने। जैसा कि आपने बातचीत के दौरान बताया था कि आपके साथ में बहुत सारे कृषक जुड़े हुए हैं जिनको कि आप बताते भी हैं, तो मैं विवेक जी उन सीमांत कृषियों की बात करूंगा और उन आर्थिक रूप से कमज़ोर किसानों की बात करूंगा जिनके पास कम भूमि है, 1 एकड़ है या फिर 2 एकड़ है, तो उनको किस तरह से आप प्रेरित करते हैं ताकि वे भी कपास उत्पादन में अपना योगदान दे सकें? सीमांत कृषकों के साथ सबसे बड़ी समस्या होती है कि उनके पास में संसाधनों की कमी होती है, बाज़ार की उपलब्धता नहीं होती है और कहीं ना कहीं एक गैप होता है स्किल लेवल पर, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम एग्रीकल्चर सिस्टम से कहीं ना कहीं अपने आप को दूर पाते हैं। तो हमारे बायोरे रेमाई संगठन के सिस्टम के अंदर हम लोग ऐसे किसानों को
हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने की कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम उनको बीज और जो बायोलॉजिकल इनपुट्स हैं उनको इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट के रूप में उपलब्ध कराते हैं। तब जब वो कपास अपना हमें बेचते हैं तो वो उस कपास या उस पर 15% प्रीमियम जो मिल रहा है उसके माध्यम से उसको पे कर सकें। तो इनपुट के लिए किसान को किसी बैंक या किसी प्रकार की क्रेडिट की सुविधा लेने की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही साथ प्रशिक्षण के माध्यम से हम उनको सॉइल फर्टिलिटी के लिए या पेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो ज़रूरी इनपुट्स हैं उनको बनाने का, अपने घर पर बनाने का प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, ताकि वो किसी भी प्रकार से इन इनपुट के लिए बाज़ार पर उपलब्ध न रहे। साथ ही साथ उनको अपने उत्पाद को, विशेषकर जैविक कपास को बाज़ार में लाने के लिए संघर्ष न करना पड़े, इसलिए हम उनको अपने घर से उनका कपास खरीदते हैं और साथ ही साथ बाज़ार मूल्य के ऊपर उनको लगभग 995 रुपये का प्रीमियम दे करके लाभान्वित करते हैं। जी जी दोस्तों, कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। दोस्तों, ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए हैं कसरावद में, जहां पर जैविक तरीकों से कपास एवं अन्य खेती की जा रही है। तो आइए दोस्तों, आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो विकास जी, कैसा आपने रुझान देखने को मिला है? जो किसान जो आपके साथ में लगातार जुड़े हुए हैं और भी और जुड़ रहे होंगे साथ साथ में, तो कैसा रुझान देखने को मिलता है? जैविक खेती की तरफ हमारा किसान भाई कितना आकर्षित हो रहा है, कितनी उत्सुकता है उसको जैविक खेती को लेकर? पिछले यदि 5 वर्षों के हम यदि एक अनुमान को देखें तो हमने ये पाया है कि मध्य प्रदेश में बीटी कपास का उत्पादन हर साल गिरते जा रहा है। जी जी। और एक आकर्षण जैविक कपास के प्रति बन रहा है। हालांकि जैविक कपास के तंत्र में अभी भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती बीज रहा है और उसके साथ साथ एक क्वालिटी इनपुट की उपलब्धता और कहीं न कहीं जो मौसम की मार होती है उसमें किसान एक बड़ी परिवर्तन की चुनौती या वो रिस्क लेना नहीं चाहता। लेकिन फिर भी यदि आप देखें तो वर्तमान में हमारा रिसर्च हमको ये सुझाता है कि जैविक तंत्र और रासायनिक तंत्र में सोयाबीन में हम लोग लगभग बराबर उत्पादन ले रहे हैं और कपास में हम अभी 20 से 25% उत्पादकता में पीछे हैं। लेकिन यदि हम नेट मार्जिन को देखें तो हम लगभग बीटी कपास के किसान के बराबर पहुंच रहे हैं। तो ये रिसर्च के जो आंकड़े हैं जब किसानों तक जाते हैं और उनके जो फील्ड ट्रायल्स हैं उसके माध्यम से यदि वो देखते हैं और तुलना करते हैं तो उनका रुझान जैविक खेती की तरफ बढ़ता है। बिल्कुल विवेक जी, और जैसा कि आपने बदलाव की भी बात करी, तो जैविक खेती से जो बदलाव आ रहे हैं और बहुत सारे हमारे किसान भाई भी जैविक खेती से जुड़ रहे हैं और कपास उत्पादन कर रहे हैं, तो विवेक जी क्या लगता है आपको, ये जो बदलाव है ये आने वाले समय में ये जो कपास का जो उत्पादन है उसमें हम और कितना आगे निकल जाएंगे? देखिए, जैविक कपास या जैविक खेती को एक होलिस्टिक सिस्टम की तरह देखें हम, तो हमने अपने संगठन के माध्यम से ज़रूर ये कोशिश की है कि हम किसान के जीवन के विभिन्न पहलुओं को स्पर्श करने का कोशिश करें। चाहे उनके बच्चों की शिक्षा के लिए हो, उसके लिए हम स्कूलें चला रहे हैं, उनके परिवार के स्वास्थ्य के लिए हो, हम चरित्र स्वास्थ्य इकाई चला रहे हैं हमारी सामाजिक संस्था के द्वारा। उनके सीड के लिए रिसर्च धारवाड़ यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर चलाया जा रहा है, कृषि पद्धतियों का अनुसंधान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो कोशिश हम ये करते हैं कि ये जो जैविक खेती का एक तंत्र है वो एक होलिस्टिक तंत्र के रूप में बने। बिल्कुल। और किसान उसकी तरफ आकर्षित हो और ये जो जैविक खेती का प्रकल्प है वो आने वाली पीढ़ियां भी इसको आगे लें, वरना धीरे धीरे ये हो सकता है कि कृषि जैसी ज़मीन का बंटवारा होता जाएगा वैसी ज़मीन कम होती जाएगी और कृषि के लिए संघर्ष बढ़ता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल आपको लगता है कि मतलब जैविक खेती की तरफ हमारे किसान भाई को जरूर आकर्षित होना चाहिए। वहीं विवेक जी, बात निकल के आती है कि लागत की, जो लागत भी एक बहुत बड़ी समस्या है, तो जैविक खेती यदि हम करते हैं तो उसमें लागत में किस प्रकार से कमी आ जाती है? मूलतः जब जैविक खेती किसान अपनाता है जी, और यदि वो एक सही ऑर्गेनाइजेशन के साथ में या सही मार्गदर्शन में काम करता है तो
जैविक खेती के अंदर लागत को बहुत हद तक कम किया जा सकता है, तो यदि हम तुलना करें रासायनिक खेती के साथ में, क्योंकि जैविक खेती में किसान अपने अधिकांश इनपुट्स को स्वयं अपने खेत पर बना सकता है, अपने घर पर बना सकता है, जिससे उसकी लागत लगभग 70% तक कम हो सकती है बनिस्बत रासायनिक कृषि के, और बाज़ार के ऊपर उसकी निर्भरता लगभग समाप्त हो जाती है। तो ये पूरा किसान पर और उसके साथ में काम करने वाली संस्थाओं पर या सरकारी तंत्र के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसानों को उस इनपुट प्रोडक्शन के लिए किस तरीके से प्रेरित करे, प्रशिक्षित करे। उस तरीके से जैविक खेती रासायनिक खेती की तुलना में यदि हम लागत को देखें तो कोई कंपैरिजन नहीं है। जैविक खेती लगभग किसान स्वयं अपने रिसोर्सेज से अपने घर पर इनपुट बना करके जैविक खेती को कर सकता है। जी जी, तो ये तो रही बात लागत की, वहीं बात निकल के आती है कि जैविक खेती से जो उपज हो रही है तो किसान भाइयों को उस उपज का सही दाम मिले और वो जागरूक बने, उसके लिए आपके द्वारा क्या प्रयत्न किए जाते हैं? हमारे संगठन के द्वारा हम किसानों को 5 वर्ष के लिए परचेज गारंटी देते हैं, विशेषकर कपास में। साथ ही साथ हम अन्य फसलों का मार्केट तलाश करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ में हम उसको मंडी पर जब भी हम उसे कपास खरीदते हैं उस दिन मंडी का जो भाव होता है वो देते हैं, और साथ ही 15% प्रीमियम जो हमारे पिछले 5 वर्षों के कपास के भाव का औसत है उसका 15% हम उस किसान को अतिरिक्त देते हैं। आज हम लगभग इस वर्ष में 995 रुपये का प्रीमियम किसानों को बायोरेर एमआई संगठन की तरफ से दे रहे हैं। जी जी, इसके अलावा भी यदि हम बात करें कि बस सामान्य कृषक की बात करें कि यदि वो इस उपज का सही दाम लेना चाहे तो वो जागरूक किस प्रकार से हो सकता है? किसानों को ये चाहिए कि वो संगठित हों, एक तरीके से क्लस्टर्स बनाएं, कोऑपरेटिव्स बनाएं। विशेष करके जब वो किसी मार्केटिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है, वो स्वयं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से या सरकार तंत्र के माध्यम से अपनी उपज को सही ग्राहकों तक ले जाए। उसके लिए उनको कोशिश करनी होगी सोशल मीडिया के द्वारा या अन्य मीडिया के माध्यमों से अपने ग्राहकों तक पहुंचने की, और साथ ही साथ में अपने आसपास जो जागरूक ग्राहक है उन तक पहुंचने की, क्योंकि बहुत सारे ग्राहक जैविक खाना खाना चाहते हैं, अन्न खाना चाहते हैं, लेकिन उनकी उपलब्धता उनको नहीं हो पाती। उसकी वजह ये है कि जैविक कपास या जैविक विशेष करके जैविक फूड क्रॉप्स पे काम करने वाले किसानों का कोई डेटाबेस पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। जी 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 जी, विवेक जी, वहीं हम बात करें हमारी कृषक महिलाओं की, बहनों की, दीदियों की जो भी कृषि कार्य में लगी हुई हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? किस प्रकार से जो नहीं भी जुड़ी हैं वो भी कृषि से जुड़ें? महिला सशक्तिकरण के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये महिलाएं यदि हम कृषि कार्य को देखें तो लगभग 60 से 65% कार्य जो है कृषि में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। जी, हमने अपने प्रशिक्षण में विभिन्न माध्यमों को या पद्धतियों को अपनाया और ये पाया कि जब तक महिलाएं उस प्रशिक्षण का हिस्सा नहीं है जी जी, तब तक अडॉप्शन रेट खेत के ऊपर उतना बेहतर नहीं हो सकता है। इसलिए हमने लगभग 800 महिलाओं को, जो हमारे 2000 परिवारों से आती है, उनके संगठन बना करके उनको प्रशिक्षित करने का काम शुरू किया, ताकि वो जैविक इनपुट बनाने में और जैविक की पद्धतियों का प्रशिक्षण ले और उनको अपनाएं। उससे उत्पादकता भी बढ़ेगी और किसानों विशेषकर महिलाओं का खेती में जो डिसीजन मेकिंग है उसमें हिस्सेदारी बढ़ेगी। दोस्तों, कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। दोस्तों, ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए हैं कसरावद में, जहां पर जैविक तरीकों से कपास एवं अन्य खेती की जा रही है। तो आइए दोस्तों, आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी विवेक जी, आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि और आप जो किसान जो नई भी जुड़े हुए हैं
उन किसानों को भी आप किस प्रकार जोड़ेंगे, और ख़ास तौर से जो हमारा जो युवा वर्ग है उनको भी आप कृषि के लिए किस प्रकार प्रेरित करना चाहेंगे? मेरा विशेषकर युवा साथियों से, जो किसान परिवारों से जुड़े हुए हैं, उनसे ये अनुग्रह है कि वो हमारा प्रशिक्षण केंद्र कसरावद में स्थित है, बायोरे जैविक और जैव गतिकी प्रशिक्षण केंद्र, वहाँ पर आ सकते हैं। और हम जिस तरह की प्रकल्पों में लगे हुए हैं और किस तरीके से हम अनुसंधान और प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों को प्रेरित कर रहे हैं, यदि वो आएँ और वो यदि सीखना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं तो हम उनको अपने संगठन के साथ में जोड़ सकते हैं। और साथ ही साथ में ऐसे जो संगठन काम कर रहे हैं उनसे भी उनको जोड़ सकते हैं, यदि वो हमारे क्षेत्र से नहीं और मध्य प्रदेश के या देश के किसी अन्य स्थान से आते हैं, तो हम ऐसे संगठनों को जानते हैं जो इसी तरह के कार्यों में लगे हुए हैं, हम उनसे उनको जोड़ जा सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताई विवेक जी। विवेक जी, वही बात यदि हम करें प्रसंस्करण की बात करें, ग्रेडिंग की बात करें, तो इसके लिए आप किस प्रकार से प्रोत्साहित करते हैं? कि विशेष करके जैविक कपास में मूलतः जो मूल्य का निर्धारण होता है वो नेगोशिएशन प्रोसेस के माध्यम से होता है, लेकिन किसान उसके कपास की गुणवत्ता को बहुत अच्छे से जानता है। जहाँ तक दूसरी फसलें हैं जैसे सोयाबीन है या मक्का है, उसमें किसान अपने स्तर पर ग्रेड करके उसकी गुणवत्ता के आधार पर मार्केट में फसलों को ले जाता है। हम अपने तंत्र में ज़रूर कोशिश करते हैं कि हम अपने बेहतर से बेहतर बीज उनको उपलब्ध कराएं, और साथ ही हमारी अपनी जीएमओ टेस्टिंग लैब के माध्यम से हम खरीदते समय कपास में किसी प्रकार का संदूषण नहीं है जीएमओ का, उसको ज़रूर चेक करते हैं। अंत में चलते चलते विवेक जी, हम आपसे ये हमारे जो देखने वाले, जो हमारे जो दर्शक हैं, जो इस समय हमें देख रहे हैं, हमारे किसान भाई, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा यही संदेश है किसान भाइयों से कि किसी न किसी दिन आपको रासायनिक खेती को छोड़ना होगा। ये एक अमिट सत्य है। बिल्कुल। ये इस अंधी दौड़ में हम जब तक रहेंगे तभी तक हम इस चीज़ की इस भ्रम से जुड़े रहेंगे कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन जैविक खेती या प्राकृतिक खेती एक आधुनिक खेती है। जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, प्रकृति अपना असंतुलन किसी न किसी रूप में हमको दिखा रही है, हमको इस संकेत को समझना चाहिए कि हमें अपने जैविक और प्राकृतिक सिस्टम को समर्थित करना है और पोषित करना है। और उसका एक तरीका किसान के स्तर पे ये हो सकता है कि वो रसायनों का उपयोग कम से कम करें। यदि पूरी तरीके से जैविक में आप परिवर्तित अपने आप को नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपनी मिट्टी का परीक्षण कराएं, जो आवश्यक है वही डालें, और कोशिश करें कि रासायनिक उत्पादों का कम उपयोग करते हुए अपने घर से बने हुए जैविक उत्पाद का उपयोग करें और अपनी लागत को कम करें और अपनी उत्पादकता में वृद्धि करें। जी जी विवेक जी, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और आपने हमारे किसान भाइयों को जैविक विधियों के द्वारा जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, कार्यक्रम में वक्त हो गया है खेती की खबरों का, तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नजर कृषि से जुड़े आज के प्रमुख समाचारों पर। प्रदेश में बढ़ेंगी सिंचाई सुविधाएं, 5 रुपए में कृषि पंप कनेक्शन, महिला किसान बनी प्रेरणा, पशु बीमा में मिल रहा अनुदान और कृषि यंत्रों पर सब्सिडी की तारीख बढ़ी। और चलिए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां नदी जोड़ो अभियान की नई शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खजुराहो में केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि यह योजना बुंदेलखंड क्षेत्र में समृद्धि और खुशहाली के नए द्वार खोलेगी। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना मध्य प्रदेश के छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, दमोह और सागर समेत 10 जिलों को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करेगी। मध्य प्रदेश में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अपने कार्य क्षेत्र में ग्रामीण कृषि उपभोक्ताओं को अब मात्र 5 रुपए में स्थायी कृषि पंप कनेक्शन उपलब्ध कराने जा रही है। ऐसे किसान जिनके खेत विद्युत लाइन के करीब हैं, उनको सुविधानुसार आसानी से स्थायी कृषि पंप कनेक्शन दिया जाएगा। जो भी किसान नए कृषि पंप कनेक्शन लेना चाहते हैं, वे विभाग के सरल संयोजन पोर्टल या ऐप पर आवेदन कर सकते हैं। सरल संयोजन पोर्टल में उपभोक्ता का नवीन कनेक्शन का फॉर्म भरने की कार्यवाही भी कंपनी के मैदानी अमले द्वारा की जाएगी। किसानों को नए स्थायी कृषि पंप कनेक्शन के लिए 1200 रुपये प्रति हार्स पावर की दर से सुरक्षा निधि जमा करनी होगी, जो उपभोक्ता यानी कि लाभार्थी किसान के पहले बिल में जोड़ी जाएगी।
नर्मदापुरम के गांव जुनवानी की युवा महिला किसान नीतू ठाकुर ने खेती के साथ साथ दाल प्रसंस्करण का काम शुरू कर सफलता की एक नई कहानी लिख दी है। नीतू ठाकुर के परिवार में लंबे समय से पारंपरिक खेती की जा रही थी, लेकिन नीतू ने खेती के साथ ही दाल प्रसंस्करण के क्षेत्र में काम शुरू किया। दाल प्रसंस्करण का काम प्रशिक्षण उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर से लिया, जहां उन्होंने दाल की सफाई, छंटाई, प्रसंस्करण और पैकेजिंग का विस्तृत प्रशिक्षण प्राप्त किया। केंद्र में ही नीतू ने व्यवसाय प्रबंधन, मार्केटिंग और क्वालिटी मैनेजमेंट के गुर भी सीखे। प्रशिक्षण के बाद नीतू ठाकुर ने छोटे स्तर पर अपना काम शुरू किया। इस काम से उन्हें भरपूर लाभ तो मिल ही रहा है, साथ ही वे अब अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करवा रही हैं। कई लोगों की प्रेरणा बनी नीतू ठाकुर जल्द ही अपने व्यवसाय का विस्तार कर बड़े स्तर पर दाल प्रसंस्करण का काम शुरू करना चाहती हैं। पशुपालकों और किसानों को पशु हानि से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार राज्य में पशु बीमा पर किसानों को 85% का अनुदान दे रही है। इसमें किसानों को मात्र 15% राशि ही देनी पड़ेगी, अर्थात अब 100 रुपए से कम में भी पशुपालक अपने पशुओं का बीमा करवा सकते हैं। प्रदेश के पशुपालक बीमा योजना के तहत अधिकतम 5 पशुओं का बीमा करा सकते हैं। पशुपालकों को उनके पशुओं के लिए बीमा सुविधा प्रदान कर पशुओं की मृत्यु होने पर होने वाले नुकसान की भरपाई करना एवं आर्थिक हानि से रोकना है। पशुपालकों के पशुओं को होने वाली बीमारियों से आकस्मिक मृत्यु या फिर अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़, चक्रवात और सूखा जैसे हालात में पशुओं की मृत्यु से नुकसान की भरपाई की जाती है। देश में कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किसानों को अलग अलग प्रकार के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में किसानों को चॉप कटर, मिनी दाल मिल और मिलेट मिल जैसे कृषि मशीनें सब्सिडी पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। 7 जनवरी को लॉटरी के आधार पर किसानों के नाम निकाले जाएंगे। किसान जो भी कृषि यंत्र अनुदान पर लेना चाहते हैं, वे किसान ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर कृषि यंत्र की लागत के अनुसार उनको मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी देख सकते हैं। किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम का यह अंक यहीं तक था। हम फिर मिलेंगे कृषि संबंधी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।